अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें इसके, तो हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ जो है वो जनरली प्रेजेंट करती है एज अ वेल कंपनसेटेड हीमोलाइटिक एनीमिया की तरह। तो जो फीचर्स हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर। इसके इंटरमीडिएट के हमें मिलेंगे फीचर्स। सिवियरिटी जो है एनीमिया की वो फ्लक्चुएट कर सकती है और फॉल कर सकती है टू वेरी लो लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर इन्फेक्शंस के दौरान। इसके अलावा फीचर्स में हमें ना मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में स्प्लीनोमेगैली मिलेगी और वो उनको कोलीलिथियासिस डेवलप हो जाएगी। लैब फाइंडिंग्स पे आते हैं, तो लैब फाइंडिंग्स फॉलोइंग है। नंबर 1 है मॉडरेट अनीमिया। इनमें हीमोग्लोबिन जो है वो 8 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर हमें मिलेगा। मॉडरेट किस्म की अनीमिया होगी। ब्लड फिल्म में हमें माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया मिलेगा, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, टारगेट सेल्स भी मिलेंगे एंड नॉर्मोब्लास्ट। इसके अलावा माइल्ड रेटिकुलोसाइटोसिस भी प्रेजेंट होगी। नंबर 4 हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन्स, जैसा कि हीम्स बॉडीज़ जो है ना वो भी हमें मिलेंगी। ठीक है, मच्योर रेड सेल्स में उनके अंदर हमें ये हीम्स बॉडीज़ मिलेंगी जब ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन हम यूज़ करेंगे। ठीक है। नंबर 5 है कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें 2 to 4% हीमोग्लोबिन एच मिलेगी और जो रिमाइंडर होगी उसमें हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन एफ मिलेंगी। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट पे। उससे पहले ये वाला टेबल भी देख लें। तो इसमें हमने ये देखा हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ में हीमोग्लोबिन हमें 2 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें हीमोग्लोबिन एफ 10% मिलेगी, लेकिन जैसा कि यहाँ देखा 2 to 4% हीमोग्लोबिन एच होगा। जीनोटाइप क्या है कि 3 अल्फा जीन्स की डिलीशंस हुई है। ठीक है, और क्लिनिकल सिंड्रोम इसमें हमें हीमोलाइटिक एनीमिया मिलेगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो ये है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट जो है ना वो हो सकता है बाय फॉलोइंग मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस। एक तो है बाय डिलीशन ऑफ 2 of the 4 अल्फा चेन्स इन होमोजाइगस फॉर्म कार्ड होमोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया। यानी जो 4 अल्फा चेन्स हैं उनमें से सिर्फ जो 2 हैं वो होमोजाइगस अगर डिलीट हो जाएंगी तो वो होमोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया होगी, या फिर अगर उनमें डबल हेट्रोजाइगस फॉर्म जो है वो होगी, डिलीशन होगी उनकी, तो फिर हम उसको हेट्रोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। इसके अलावा बाय डिलीशन ऑफ अ सिंगल अल्फा चेन जीन कॉजिंग हेट्रोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कॉल्ड हेट्रोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, वो 4 में से 2 डिलीट हो रहे थे और यहाँ पे एक सिंगल जीन भी डिलीट हो सकता है, तो उसको हम हेट्रोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। अब हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में? जो 2 अल्फा चेन की डिलीशन की वजह से हो रही है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, वो हमेशा एसिम्प्टोमेटिक रहती है। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम नहीं होगा। और ये वाली जो थैलेसीमिया होती है ना, ये सस्पेक्टेड होती है उन पेशेंट्स में जिनको बार बार माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो रही होती है। ठीक है, जिनको रिफ्रैक्टरी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है उनमें ये सस्पेक्टेड होती है कि उनको अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट हो सकता है, जिनमें हम आयरन डेफिशिएंसी और बीटा थैलेसीमिया माइनर को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, तो उसके बाद हमें इसकी जो है सस्पिशन हो सकती है। एंड द पेशेंट बिलोंग्स टू द हाई रिस्क एथनिक ग्रुप। 1 जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट इज़ अ साइलेंट कैरियर स्टेट। ठीक है, एक साइलेंट कैरियर स्टेट होती है, एसिम्प्टोमेटिक। इनमें हमें लैब फाइंडिंग ऐसे मिलेंगी कि जो पेशेंट्स हैं इसके अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट के, उनकी हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहते हैं या फिर माइल्डली रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, और उनकी जो ब्लड फिल्म होती है उसमें वही माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स मिलेंगे मॉर्फोलॉजी में, लेकिन हीमोलाइसिस का या अनीमिया का कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में MCV, MCH, MCHC ये स्लाइटली रिड्यूस्ड होंगे, स्लाइटली। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बार्स मिलेगी नियोनेटल पीरियड में, 1 to 2% इन अल्फा थैलेसीमिया 2 एंड 5 to 6% इन अल्फा थैलेसीमिया 1। ठीक है, ये कंसनट्रेशन है हीमोग्लोबिन बार्ड की, जो ग्रेजुअली फिर डिसअपियर कर जाएगा एडल्ट लाइफ में। हीमोग्लोबिन A2 जो है ये या तो नॉर्मल होगा या स्लाइटली कम होगा। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू द एलिवेटेड हीमोग्लोबिन A2 इन बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। यानी जो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में हमें कम मिलेगी हम आगे देखेंगे, उसकी निस्बत इसमें जो है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में हमें हीमोग्लोबिन A2 ज़्यादा डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में हमें एलिवेटेड मिलती है, यहाँ पे हमें स्लाइटली डिक्रीज मिलेगी या नॉर्मल मिलेगी अल्फा वाले में।
ठीक है, टेबल में भी देखिए ये हमने किया अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में हमें हीमोग्लोबिन 10 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर हमें मिलेगी, यानी तकरीबन नॉर्मल होती है, क्योंकि हमने यहाँ बात की कि इनकी जो है हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल या माइल्डली रिड्यूस्ड होते हैं। और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हमें ऑलमोस्ट नॉर्मल मिलेगा। जीनोटाइप में हमने बात की 2 अल्फा जीन्स डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, हेट्रो भी हो सकते हैं, होमो भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि सिंगल भी हो सकता है जीन डिलीशन। क्लिनिकल सिंड्रोम में हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर मिलेगी, लेकिन इसमें हमें कोई भी अनीमिया नहीं मिलती, ठीक है। ये सारी हमने लैब फाइंडिंग्स देखी। अब हम डिटेल में आ जाते हैं बीटा थैलेसीमियाज पर। मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस देखें तो बीटा थैलेसीमियाज कॉज होती हैं बाय डिक्रीज्ड रेट ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ए इन द रेड सेल्स। यानी हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन ए की जो है वो फॉर्मेशन कम हो गई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन में बीटा चेन होती है उस बीटा चेन की सिंथेसिस का रेट कम हो गया, वो सही जल्दी नहीं बन पा रही, उसका रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो होती है डिजीज़ उसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमियाज। मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस बीटा थैलेसीमियाज की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन दैट ऑफ द अल्फा थैलेसीमिया की कंपैरिजन में अगर हम देखें। इन कंट्रास्ट टू द अल्फा थैलेसीमिया, gene deletion rarely ever causes beta thalassemia and is only seen in the entity called hereditary persistence of fetal hemoglobin। यानी ये कह रहा है कि अल्फ़ा में तो डिलीशन हो रही थी अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा में डिलीशन नहीं हो रही, रेयरली होगा कि डिलीशन हो। अल्फ़ा बीटा में असल में डिक्रीज्ड रेट ऑफ सिंथेसिस बस कम हो गया है, ठीक है, डिलीशन नहीं हो रही, रेट कम हुआ है। और जो अगर जीन डिलीशन जो है ना, जीन की डिलीशन, वो रेयरली कॉज करवाएगी बीटा थैलेसीमिया, और वो सिर्फ देखी गई है इस कंडीशन में, हेरिडिटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन में सिर्फ देखी गई है कि बीटा जीन की डिलीशन हो गई हो, ठीक है, वरना नहीं होता। बस क्या होता है, रिड्यूस्ड सिंथेसिस होती है बीटा चेन की। इंस्टेड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बीटा थैलेसीमियाज अराइज करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस जब आ जाएँ बीटा ग्लोबिन जीन में, रिजल्टिंग फ्रॉम सिंगल बेस चेंजेस, ठीक है। सिंबल जो बी नॉट है, ये वाला सिंबल जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। जब ये वाला सिंबल आ गया तो समझ लें कि बिल्कुल ही सिंथेसिस नहीं हो रही, बीटा चेन की एब्सेंस है, कंप्लीट एब्सेंस। जबकि बी प्लस वाला जो सिंबल है ना, इसको याद रखें कि ये डिनोट करता है कि पार्शियल सिंथेसिस हो रही है बीटा ग्लोबिन चेन की, ठीक है, पार्शियल। अब मोर देन 100 इस तरह की म्यूटेशंस डिस्क्राइब हुई हैं जो अफेक्ट करती हैं प्रेफर्ड साइट्स को कोडिंग सीक्वेंसेस में, जैसे कि प्रोमोटर रीजन में भी ये म्यूटेशंस हो सकती हैं, टर्मिनेशन रीजन में, स्प्लाइस जंक्शन, एक्सॉन्स में, इंट्रॉन्स में। कुछ जो इम्पोर्टेंट वाली है ना, वो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस पे, वो फिगर में शोन है। ये फिगर देखें 12.30, इसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है साइट्स ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर 11, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, थैलेसीमिया हो रही है, बीटा थैलेसीमिया। ये है 5 प्रोमोटर सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट है, यहाँ पे ये आरएनए स्प्लाइसिंग का डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये एक्सोन है, ये इंट्रॉन है, ये ट्रांसलेशनल डिफेक्ट है। तो डिफरेंट यानी बीटा ग्लोबिन जीन की म्यूटेशंस है इस 11 क्रोमोसोम पे। सबसे पहला अब हम देखते हैं डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट, ठीक है, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट देखें तो म्यूटेशन जो अफेक्ट करती है ना इस ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर सीक्वेंस पे, ये कॉज करवाती है रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, हेंस द रिजल्ट इज़ पार्शियली प्रिजर्व्ड सिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें बस रिड्यूस सिंथेसिस होगी, मतलब हो रही है सिंथेसिस लेकिन कम हो रही है, तो पार्शियल हो रही है, तो हम इसको पार्शियली प्रिजर्व सिंथेसिस कहते हैं, यानी बीटा प्लस थैलेसीमिया वाला सिंबल ये वाला लगा के बीटा थैलेसीमिया। तो इसका मैंने आपको बताया कि हम बी प्लस का मतलब होता है पार्शियल सिंथेसिस। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट। नंबर 2 है ट्रांसलेशन डिफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये ट्रांसलेशन डिफेक्ट। तो म्यूटेशन इन द कोडिंग सीक्वेंस कॉजिंग स्टॉप कोडोन, यानी जो चेन टर्मिनेशन वाला होता है कोडोन, वो आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप कोडन तो चेन टर्मिनेशन का होता है, तो ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि वो स्टॉप कोडन आ जाए तो इंटरप्ट हो जाएगी बीटा ग्लोबिन मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, ठीक है, इंटरप्ट हो जाएगा वो। तो इसके नतीजे में कोई भी सिंथेसिस नहीं होगी बीटा ग्लोबिन चेन की, तो हम बीटा नॉट लगाएंगे, यानी बिल्कुल एब्सेंस हो रही है, तो बीटा नॉट थैलेसीमिया हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आ गया ट्रांसलेशनल डिफेक्ट। नंबर 3 होता है मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग डिफेक्ट। ये आरएनए स्प्लाइसिंग डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन जो लीड करती है ना डिफेक्टिव मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग,
फॉर्मिंग एबनॉर्मल मैसेंजर आरएनए। अब वो जो एबनॉर्मल मैसेंजर आरएनए बना है वो डिग्रेड हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है। तो डिपेंड करता है वेदर पार्ट ऑफ द स्प्लाइस साइट रिमेन्स इंटैक्ट और इट इज़ टोटली डिग्रेडेड, यानी थोड़ी बहुत वो जहाँ पे मसला हुआ है, स्प्लाइसिंग हुई है, जहाँ पे स्प्लाइसिंग डिफेक्ट, वो पार्ट इंटैक्ट है या वो टोटली न्यूक्लियस में डिग्रेड हो गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके नतीजे में फिर उस हिसाब से बीटा प्लस थैलेसीमिया यानी पार्शियल सिंथेसिस भी हो सकती है या बीटा नॉट थैलेसीमिया हो सकती है, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बीटा चेन की सिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इन दोनों कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो इंटैक्ट है या वो डिग्रेड हो चुका है, उस हिसाब से पार्शियल सिंथेसिस या एब्सेंस दोनों वाली थैलेसीमिया हो सकती है। ये हो गया मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग डिफेक्ट। Depending upon the extent of reduction in beta chain synthesis, there are 3 types of beta thalassemia, ठीक है। यानी कि हमने किस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया, एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन कितनी हुई है, कितनी रिडक्शन हुई है बीटा चेन की सिंथेसिस में, उस हिसाब से 3 तरह की बीटा थैलेसीमिया होती हैं। तो एक होती है नंबर 1 होमोजाइगस फॉर्म, बीटा थैलेसीमिया मेजर हम इसको कहते हैं, दूसरी बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और तीसरी हेट्रोजाइगस फॉर्म जो बीटा थैलेसीमिया माइनर जिसको हम ट्रेट कहते हैं। तो जो होमोजाइगस फॉर्म है बीटा थैलेसीमिया मेजर, ये मोस्ट सिवियर फॉर्म है कंजेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया की, कंजेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया की बहुत ही जो सिवियर फॉर्म है वो है बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स है। पहली जो टाइप है इसकी वो है बीटा नॉट, यानी इसमें कंप्लीट एब्सेंस होती है, बीटा नॉट थैलेसीमिया मेजर। दूसरी बीटा प्लस, यानी इसमें जिसमें पार्शियल सिंथेसिस होती है बीटा चेन की, बीटा प्लस थैलेसीमिया मेजर, बीटा नॉट एंड बीटा प्लस थैलेसीमिया मेजर। तो वही बात कर रहा है कि इसमें कंप्लीट एब्सेंस है बीटा चेन की, उसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द बीटा चेन सिंथेसिस, यानी इनकम्प्लीट सेपरेशन हुई है, थोड़ी बहुत सिंथेसिस होगी, इतना ज़्यादा सप्रेस नहीं हुआ, इनकम्प्लीट सप्रेस। तो ये हो गया होमोजाइगस फॉर्म। दूसरा हमने कहा बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है। अब ये जो बीटा थैलेसीमिया है ये इंटरमीडिएट डिग्री की सीवियरिटी की होती है, यानी बीच वाली इंटरमीडिएट की, जो रिक्वायर्ड नहीं करती रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें इतना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो केसेस होते हैं ना, ये जेनेटिकली हेट्रोजाइगस होते हैं, या तो ये बी नॉट बाय बी होंगे या फिर ये बी प्लस बाय बी होंगे, ठीक है। यानी इसमें एक वाला जो है इसमें एब्सेंस हो रही है, बिल्कुल ही बीटा सिंथेसिस नहीं हो रही, दूसरा वाला नॉर्मल है, और ये वाला इसमें बी प्लस है, यानी कि इसमें पार्शियल सिंथेसिस हो रही है बीटा चेन की, और दूसरा वाला नॉर्मल है, तो इसलिए ये इंटरमीडिएट लेवल की इसमें सिवियरिटी होगी। तीसरी टाइप आती है हमारे पास हेट्रोजाइगस फॉर्म, यानी बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम ट्रेट कहते हैं। ये माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, सिम्टम्स नहीं होंगे इसमें। इसमें क्या होगा कि मॉडरेट सेपरेशन होगी बीटा चेन की सिंथेसिस की, मॉडरेट। बिसाइड्स द बीटा थैलेसीमिया माइनर, a few uncommon globin chain combinations resulting in the beta thalassemia trait are as under, ठीक है। यानी इन तीनों बीटा थैलेसीमिया के अलावा भी कुछ जो कॉम्बिनेशंस हैं ग्लोबिन चेन के, वो जिसके नतीजे में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट बनता है, वो भी हम आगे देख लेते हैं कौन से हैं। सबसे पहला है डेल्टा बी थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टोटल एब्सेंस हो जाती है बोथ बीटा एंड डेल्टा चेन सिंथेसिस की, दोनों की एब्सेंस होगी, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड हीमोग्लोबिन एफ लेवल हमें बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन अनलाइक द बीटा थैलेसीमिया माइनर, इसमें हमें नॉर्मल या फिर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन A2 लेवल मिलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन A2 के लेवल हमें नॉर्मल मिलेंगे या थोड़े से कम मिलेंगे इसमें, जबकि बीटा थैलेसीमिया माइनर में ऐसा नहीं था, ठीक है। हीमोग्लोबिन A2 के लेवल उसमें ज़्यादा थे। तो उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है हीमोग्लोबिन लिपोर सिंड्रोम। हीमोग्लोबिन लिपोर सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है नॉन होमोलोगस फ्यूजन ऑफ बीटा एंड डेल्टा जीन्स, ठीक है। इनकी नॉन होमोलोगस फ्यूजन हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, जिसको हम हीमोग्लोबिन लिपोर कहते हैं। इसका जो नाम है वो एक फैमिली, लिपोर फैमिली के बाद रखा गया। तो इसमें क्या होता है कि टोटल एब्सेंस हो जाती है, नॉर्मल बीटा चेन सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी, टोटल एब्सेंस इस फ्यूजन की वजह से। तो इंडिविजुअल जो है वो इनहेरिट कर सकता है एक बीटा चेन जीन फ्रॉम ईच पेरेंट एंड प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस या फिर डबल हेट्रोजाइगस स्टेट हो सकती हैं इस डिजीज़ में, ठीक है। स्टेटिस्टिकली 25% ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो होंगे ना, जो बॉर्न होंगे टू 2 हेट्रोजाइगोट्स, दैट इज़ के बीटा थैलेसीमिया ट्रेट,
will have the homozygous state that is beta thalassemia major। यानी कि अगर इन 25% जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे ना, दो हेट्रोजाइगोट्स यानी दोनों जो पेरेंट्स हैं वो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के हैं, ठीक है, दोनों ही हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होमोजाइगस स्टेट के प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होमोजाइगस होगा, यानी वो उसको ऑफस्प्रिंग को बीटा थैलेसीमिया मेजर होगी, जबकि पेरेंट्स को दोनों को बीटा थैलेसीमिया ट्रेट था। नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया मेजर थोड़ा डिटेल में देखें तो बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम मेडिटेरेनियन या फिर कूलीज अनीमिया भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है कंजेनाइटल हीमोलाइटिक अनीमिया की, ठीक है, ये बीटा थैलेसीमिया मेजर। और इसके अलावा बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है वो होमोजाइगस स्टेट है, ठीक है, इसमें या तो कंप्लीट एब्सेंस होगी बीटा चेन की सिंथेसिस की, यानी बी नॉट थैलेसीमिया मेजर होगा, या फिर सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा चेन बनेगी, यानी पार्शियल वाली बी प्लस थैलेसीमिया मेजर होगा। तो इनमें क्या तो यानी कि ये हमेशा होमोजाइगस होती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाएगी अल्टरनेट हीमोग्लोबिन्स की, यानी हीमोग्लोबिन एफ जो होती है ना, जो अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 होती है, सिग्मा गामा 2, वो ज़्यादा बन जाएगी, और हीमोग्लोबिन A2 जो अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 होती है वो ज़्यादा बन जाएगी, यानी जो अल्टरनेट फॉर्म्स है ना वो ज़्यादा फिर बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल बीटा चेन की सिंथेसिस नहीं हो रही। अब इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स जो मिलेंगी मैनिफेस्टेशन, वो इंसीडियसली होती हैं, और वो फॉलोइंग है, ठीक है। ये पिक्चर देखिए, इसमें मेजर क्लिनिकल फीचर्स हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर के। तो अनीमिया जो है इसमें होगी, जो कब स्टार्ट होती है, विद इन द फर्स्ट 4 to 6 मंथ ऑफ जो लाइफ होते हैं तब अनीमिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो स्विच करेगी फ्रॉम गामा चेन टू बीटा चेन प्रोडक्शन अकर्स, ठीक है, यानी अनीमिया कब हो रही है, 4 to 6 मंथ ऑफ द लाइफ में हो रही है, जब गामा चेन का स्विच ओवर हो रहा है टू द बीटा चेन प्रोडक्शन, उस टाइम पे अनीमिया होना शुरू होगी, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 क्या होगा, इसमें हमें ये मार्क्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिलेगी। ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी, बहुत ज़्यादा आरबीसी बनना शुरू होंगे, और आयरन ओवरलोड की वजह से स्प्लीनोमेगैली मिलेगी और हेपेटोमेगैली मिलेगी। नंबर 3 हमें क्या मिलेगा, इसमें एक्सपेंशन ऑफ द बोन अकर ड्यू टू द मार्क्ड एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया लीडिंग टू द थैलेसेमिक फेशीज एंड मैल अक्लूशन ऑफ द जॉ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना बोन एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि अब आरबीसी बनाने हैं, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो रही है, तो एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया की वजह से बोन मैरो जहाँ पे भी होता है तो वो बोन्स एक्सपेंड होंगी, तो इसमें हमें थैलेसेमिक जो है ना फेशीज हम कहते हैं इसको, ये एक्सपेंडेड बोन्स मिलेंगे। देखिए मैल अक्लूजन होगी जॉ की भी, इस तरह के में ये क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। नंबर 4 आयरन ओवरलोड होता है इसमें मेजर में, थैलेसीमिया मेजर में, बीटा थैलेसीमिया मेजर में आयरन ओवरलोड क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, जो जाके एंडोक्राइन ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, जिसके नतीजे में स्लो रेट ऑफ ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगी, प्यूबर्टी भी डिले हो रही है, एंडोक्राइन ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं ना इस वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकती है इसकी वजह से, और लिवर को और हार्ट को डैमेज हो सकता है। ये सारा आयरन ओवरलोड की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से, ठीक है। देखिए ये पिट्यूटरी स्टंटेड ग्रोथ, एक्सपेंडेड बोन्स, मैलक्लूजन जॉ, स्प्लीनोमेगैली, लिवर में हीमोसिडरोसिस, कार्डियक सिडरोसिस मिलेगी, आयरन अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और पेनक्रियाज में डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब लैब फाइंडिंग्स पे आते हैं, तो हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील करेंगी फॉलोइंग फाइंडिंग्स कि बीटा थैलेसीमिया मेजर में हमें अनीमिया जो है वो हमेशा सिवियर मिलती है, ठीक है। अब जब हम ये ब्लड फिल्म देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सिवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स होंगे मॉर्फोलॉजी में, और उनमें मार्क्ड एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा मिलेगी, बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ मैनी टारगेट सेल्स, टीयर ड्रॉप सेल्स एंड नॉर्मोब्लास्ट, ये सारी फाइंडिंग्स हमें इसमें मिलेंगी, ठीक है। ये फिगर भी देखें, ये नॉर्मोब्लास्ट मिलेंगे, ये शिस्टोसाइट्स, ये प्लेटलेट्स हैं, ये माइक्रोसाइटोसिस और ये टारगेट सेल्स। इसके अलावा सीरम बिलिरुबिन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमोलाइसिस भी हो रही है, तो वो कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा लिवर से, और ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है आरबीसी का, ठीक है, तो सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा होगा। रेटिकुलोसाइटोसिस भी, क्योंकि आरबीसी बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहे हैं ब्रेकडाउन की वजह से, तो रेटिकुलोसाइटोसिस होगी। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी सिग्निफिकेंटली हमें कम मिलेंगे।
वही हीमोलाइसिस की वजह से। और WBC काउंट हमेशा ज़्यादातर बड़ा हुआ होता है ऑफनली, with some shift to the left of the neutrophil series with the presence of some myelocytes and metamyelocytes। ये जब सिंथेसाइज हो रहे होते हैं ये सेल्स, तो उनमें इनका जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनमें माइलोसाइट्स और मेटामाइलोसाइट, फिर जाके ये यूजनफिल्स वगैरह बनते हैं, तो वो हमें थोड़े से वहाँ पे शिफ्ट मिलेगी, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की तरफ। उसके अलावा प्लेटलेट काउंट की बात करें तो वो ज़्यादातर यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन ये कम भी हो सकता है उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज़्यादा हमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिकली रिवील करेगी इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सैलीन हीमोलाइसिस, रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी RBCs की कम हो जाती है। 12.34 भी देखें, इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट है बीटा थैलेसीमिया मेजर का, इसमें देखें ये कम हो गई है फ्रेजाइलिटी, ये नॉर्मल रेंज है, और यहाँ पे ये थैलेसीमिया मेजर में ये जो है वो यहाँ पे लाइसिस है, ये सोडियम की कंसनट्रेशन है NaCl की, तो इसकी जो है वो कम हो गई है इसकी फ्रेजाइलिटी, सैलिन हीमोलाइसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें हीमोग्लोबिन F बढ़ा हुआ मिलेगा और हीमोग्लोबिन A2 की भी हमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस होगी या फिर प्रेजेंस होगी वेरिएबल अमाउंट हीमोग्लोबिन A की। इंक्रीज लेवल जो इस हीमोग्लोबिन A2 का है ना, ये फाउंड नहीं हुआ इन एनी अदर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट बीटा थैलेसीमिया में, हमें ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिलता है, बाकी किसी में हमें ये नहीं मिला। जो इंक्रीज सिंथेसिस हो रही है इस हीमोग्लोबिन A2 की, ये प्रोबेबली हो रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी हमारे दोनों डेल्टा चेन लोकाई की, वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ गई है उन लोकाई पे, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन A2 ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है। नंबर 10 पॉइंट हमें लैब फाइंडिंग्स में बोन मैरो एस्पायरेट के एग्जामिनेशन में हमें नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा विथ प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट which are generally smaller in size than normal. आयरन स्टेनिंग में हमें सिडरोटिक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे साइटोप्लाज्म में ऑफ द नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलो एंडोथेलियल आयरन भी बढ़ा हुआ होगा, लेकिन रिंग सिड्रोब्लास्ट आर ओनली ओकेजनली सीन। उसके बाद अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाएँ तो ट्रीटमेंट बीटा थैलेसीमिया मेजर का ज़्यादातर सपोर्टिव होता है। सबसे पहले तो अनीमिया जो है वो जनरली सीवियर होती है और पेशेंट को ना रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होते हैं, ठीक है, 4 to 6 वीकली, 4 से 6 ट्रांसफ्यूजन हर हफ्ते, ताकि उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो 8 ग्राम पर डेसीलीटर से हम ज़्यादा मेंटेन कर सकें। दूसरा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंक्रीज डिमांड ऑफ हाइपरप्लास्टिक मैरो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैरो में हाइपरप्लेजिया हो रहा है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसमें हमें फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देनी होती है। नंबर 3, स्प्लीनेक्टोमी जो है वो बेनिफिशियल होती है उन बच्चों में जो 6 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं। सिंस स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशंस भी तो हो रही हैं, स्प्लीन में जाके RBC डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनसे भी हमने बचाना है RBCs को, तो हम स्प्लीन ही निकाल देंगे, ताकि वो जो शॉर्ट टर्म रेड सेल लाइफ स्पेन है जो सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है वो हम ख़त्म कर सकें। नंबर 4, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ओवरलोड जो हो चुका है बार बार ट्रांसफ्यूजन वगैरह करने की वजह से, उस आयरन ओवरलोड के लिए हम चीलेशन थेरेपी करते हैं, जो डेस्फेरिऑक्सामीन हम देते हैं, ये एक चीलेटर है, ठीक है, आयरन चीलेटर। ओरल चीलेशन जो है वो कैल्फर या फिर डेफेरिप्रोन के साथ भी अब अवेलेबल है ओरल। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम HLA मैच्ड डोनर that provides stem cells which can form normal hemoglobin is being done in many centers with fair success rate, especially when done at an early stage before end organ damage has supervened। यानी जब एंड ऑर्गन डैमेज हो जाए उससे पहले अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर लें तो वो नए वाले सेल जो किसी डोनर से लेके, तो वो सही तरीके से नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बना लेते हैं, तो ये सक्सेसफुल हो रहा है अगर ये सही तरीके से किया जाए बिफोर के एंड ऑर्गन डैमेज हो। कुछ वर्कर्स जो हैं वो हैव फाउंड सक्सेस विथ कॉर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, कॉर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी सक्सेस मिली है। नंबर 7 है जीन थेरेपी जो है थैलेसीमिया में इन्वॉल्व करती है जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मे बिकम एन ऑप्शन फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो फ्यूचर में जीन थेरेपी भी हो सकती है। सिंस दीज पेशेंट रिक्वायर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन they are at increased risk of developing AIDS. In general, patients with beta thalassemia major have short life expectancy। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो इनका आयरन ओवरलोड की है एंड कॉन्सिक्वेंट मायोकार्डियल सिडरोसिस हो जाती है, जिसके नतीजे में इनको कार्डियक एरिथमियाज हो जाती हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर
और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है बीटा थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स को। ठीक हो गया। अब इस टेबल में भी हम देख लें जो हमने डिस्कस किया। बीटा थैलेसीमिया मेजर में हमने कहा हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें जो बड़ी हुई होगी वो कौन सी मिलती है, हीमोग्लोबिन एफ हमें ज़्यादा मिलती है 50 to 98%, और हीमोग्लोबिन ए थोड़ी बहुत 0 to 50%। जिसका जीनोटाइप हमने पढ़ा ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस होती है। ठीक है, बीटा थैल और बीटा थैल दोनों हमें मिलेंगे बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, होमोजाइगस। सीवियर कंजेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया इसका ये क्लिनिकल सिंड्रोम है और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी है। दैट्स इट, ये हो गई बीटा थैलेसीमिया मेजर। उसके बाद अब हम आते हैं डिटेल में बीटा थैलेसीमिया माइनर पे। बीटा थैलेसीमिया माइनर या फिर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी हम इसको कहते हैं, ये एक हेट्रोजाइगस स्टेट है। ठीक है, वो होमो थी, ये हेट्रोजाइगस स्टेट है और ये कॉमन एंटिटी है कैरेक्टराइज बाय मॉडरेट रिडक्शन होगी बीटा चेन के सिंथेसिस में। ठीक है, इसमें मॉडरेटली बस रिड्यूस होगी बीटा चेन की सिंथेसिस। अब हमें इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे कि क्लिनिकली जो कंडीशन है ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहती है और इसकी जो डायग्नोसिस है वो बनाई जाती है जब पेशेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि उसको माइल्ड क्रोनिक एनीमिया क्यों हो रही है। माइल्ड से उसको हमेशा से क्रोनिक एनीमिया है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए ये डायग्नोस हो जाता है। स्प्लीन जो है वो इसमें हमें पाल्पेबल मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर यही फीचर है कि स्प्लीन पाल्पेबल होती है और माइल्ड क्रोनिक एनीमिया होती है, वरना तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। तो लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, माइल्ड एनीमिया मिलेगी। इनका जो मीन हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो तकरीबन 15% लोअर होता है देन द नॉर्मल पर्सन से फॉर द एज एंड सेक्स। दूसरा, इनकी जो ब्लड फिल्म में है वो हमें माइल्ड एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस मिलेगी, माइक्रोसाइटोसिस होंगे और छोटे आईपीसी और हाइपोक्रोमिया होगा। ठीक है, ओकेजनली हमें टारगेट सेल्स मिल सकते हैं और बेजोफिलिक स्टिपलिंग भी। तीसरी बात यह कि इनका जो सीरम बिलिरुबिन है वो नॉर्मल भी हो सकता है या स्लाइटली बढ़ा हुआ होगा। माइल्ड रेटिकुलोसाइटोसिस भी ऑफन प्रेजेंट होती है। एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी इनके स्लाइटली रिड्यूस्ड होंगे। और जब इनकी ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट की जाएगी तो उसमें हमें इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस मिलेगी टू हीमोलाइसिस। ठीक है, वो हीमोलाइज नहीं होंगे, यानी इनकी जो ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी है वो कम होगी, इतने फ्रेजाइल नहीं है। ठीक है, नंबर 7